गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस नेक्स्ट। हमारी इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक आर्टिकल एक्सप्लेनेशन सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। अपने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी चैलेंजेस को भी पहचान रही है और इसी एक चैलेंजेस को अभी रिसेंटली हाईलाइट भी किया गया है, जिसको कहा गया कि अनइवन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश करी। कहा कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलप्ड इंडिया के एम को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको एक बैलेंस ग्रोथ की जरूरत है। तो आइए इस पूरे आर्टिकल में हम लोग समझते हैं कि इस अनइवन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कितने राज्यों में ये अनइवन है, इसका क्या परिणाम है, ऐसे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिनसे ये दूर हो सकते हैं। और यूपीएससी मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस को आप अगले साल जरूर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जब फाइनेंस कमीशन हाईलाइट कर रहा है, स्टैंडिंग कमेटीज हाईलाइट कर रही हैं और स्वयं प्राइम मिनिस्टर इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझिए क्या है मामला। रिसेंटली द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस हाईलाइटेड दिस डिस्पैरिटी। 6 स्टेट कंट्रीब्यूट ओवर 60% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। केवल 6 राज्य हैं इतने सारे राज्यों में से जो 60% मैन्युफैक्चरिंग चीजें कर रहे हैं। और अगर आप भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, 30 ट्रिलियन की इकॉनमी तक के सपने देख डालते हैं, तो आपको सारे राज्यों को इंडस्ट्रियल पेस में लाना होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इन सारे राज्यों में केवल 6 ही राज्यों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या है कि 6 स्टेट कंट्रीब्यूट्स ओवर द 60% ऑफ इंडियाज। अब यही कहीं ना कहीं क्या पैदा करता है, रीजनल इम्बैलेंसेस। यही कहीं ना कहीं माइग्रेशन कॉज कराता है। तो बिहार से लोग क्या करने महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बिहार से लोग क्या करने गुजरात में जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और महाराष्ट्र में है और बिहार में नहीं है। और वहां जा रहे हैं तो उन्हें मराठी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है, या ऐसी आप कई सारी स्ट्रगल देखने को पा सकते हैं। तो पूरे देश को अगर विकसित करना है तो हमें जो ये डिस्पैरिटी है, ये जो अनइवन डेवलपमेंट है, इसे मैनेज करना होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मॉडल क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए इसे। आप इसे लिखने की कोशिश करिएगा और मुझे भेजिएगा कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। और पूरे अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो ये आप आराम से कर लेंगे। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली इंपैक्ट टू इंक्लूसिव ग्रोथ। आपने अगर यूपीएससी की तैयारी करी है या करने की सोच रहे हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब शब्दों से ना आपका रोज का रिश्ता हो जाएगा। सबकी ग्रोथ कैसे डिस्टर्ब हो रही है इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से। और क्या विकसित भारत 2047 में सबकी ग्रोथ की बात नहीं की गई है? आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि डेवलप्ड इंडिया विदाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। कैसे ये इनकम डिस्पैरिटीज, एम्प्लॉयमेंट में डिस्पैरिटीज क्रिएट कर रहा है अनइवन, कैसे इनकम में कर रहा है, कैसे अपॉर्चुनिटी में कर रहा है। तो इस पूरे चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम अनइवन को इवन में कर लेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या सॉल्व होगी, उससे जो इनकम की डिस्पैरिटी है वो भी सॉल्व होगी, जो अपॉर्चुनिटी है वो भी सॉल्व होगी। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझता हूँ। मैं जहाँ आप क्लास पढ़ाता हूँ वहाँ मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है और यहाँ पे इस पूरे स्टेट में कोई स्कोप नहीं है, और फाइनली उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी उस डिग्री को छोड़ना पड़ता है। तो आखिर क्यों बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप के लिए पर्टिकुलर बेंगलोर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या दिल्ली ही मूवमेंट करना पड़ता है? क्यों इन्हें और जगह नहीं किया जा सकता? तो इसके कुछ हिस्टोरिकल कारण भी हैं, इसके कुछ ज्योग्राफिकल कारण भी हैं, इन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक समझिएगा और क्या आप कर सकते हैं कि नहीं इस बारे में विचार करिएगा। चलिए देखते हैं आखिर बैलेंस ग्रोथ पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी स्टैंडिंग कमेटी ने हमें सुझाव दिया कि अगर आपको बैलेंस ग्रोथ पानी है तो ये 3 काम आप ध्यान से देख सकते हैं, इन 3 कामों को कर सकते हैं। पहला उन्होंने सजेशन दिया कि पीएसईपी रिफॉर्म। इसका मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सॉरी, पीएससी पॉलिसी रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस रिफॉर्म। यानी बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सिक हो चुके हैं और अभी भी वो चल रहे हैं। वो उतना प्रोडक्शन, उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उनको बंद करके
उसमें जो पैसा लग रहा है उसका स्ट्रेटेजिक यूज करें, उसको सनराइज इंडस्ट्री में लेकर आए, तो उससे हम बहुत सारे रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन को एक्सेलरेट करें और क्लोजर ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और ये जो पैसा हम यहाँ पे जो आज लाइबिलिटी जबरदस्ती के रखे हुए हैं, इसको इन रिसोर्सेज को फ्री करके हम और यूटिलाइज करें। तो सबसे पहला कमेटी ने बोला कि जितने भी लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं इनको बंद करके इस रिसोर्सेज को और कहीं पे यूज करें। राज्यों को सेंटर या सेंट्रल फंड से और मदद मिले अगर वो अपने आप को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं। तो ये भी हमें रिवाइज करना होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो फाइनेंस कमीशन करता है, वो इसको भी ध्यान दे कि कौन सी स्टेट ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, उसको और फंड दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को और कॉम्पिटिटिव बना सके। क्लियर। और तीसरा जो कमेटी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट रेट को बूस्ट किया जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है? जीडीपी का कितना परसेंट कोई देश इन्वेस्ट कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इसे या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट रेट बोल रहे हैं। तो इन्होंने, कमेटी ने कहा कि जो आज की डेट में रेट है उसको बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए? 35% ऑफ जीडीपी कर देना चाहिए। यानी आपकी जीडीपी का 35% हिस्सा क्या होना चाहिए? इसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर भारत को 8% की जीडीपी, जो कि बहुत जरूरी है अगर 2047 तक आप इंडिया को डेवलप्ड बनाना चाहते हो, वो प्राप्त करनी है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना ही होगा। तो ये 3 रिकमेंडेशन किसने दिया है? इस कमेटी ने दिया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी ने। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्या आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिनेरियो है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं? पहला देखिए, 5 स्टेट अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर 53% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए 5 राज्य ही उत्तरदायी हैं जो मिलकर 53% यूज करते हैं। अब जीवीए क्या होता है आप इसको समझिएगा और थोड़ा होमवर्क भी करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या मतलब होता है? जीवीए ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या इकोनॉमी में योगदान है। तो जीवीए कहता है कि 53% जो है वो कहां से आ रहा है? इन 5 राज्यों से आ रहा है। और इसी की वजह से जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट का कंसंट्रेशन है वो कहां पे हो रहा है? इन्हीं 5 जगहों पे हो रहा है। और यही एक वजह है कि कुछ क्षेत्र बहुत डेवलप हो गए हैं और कुछ क्षेत्र अंडर डेवलप्ड होते चले जा रहे हैं, और ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा, इसी में बताया कभी इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जबकि बिहार में बिल्कुल कम हो गई हैं, और ये जो गैप है ना, यही यही अनइवन है, और यही ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये कहीं ना कहीं इंटर स्टेट में जो हम कभी कभी कंफ्लिक्ट देखते हैं उसको भी रिस्पॉन्सिबल है। रीजनल डिवाइड आप हर जगह देख सकते हैं। जैसे आप समझिए ध्यान से, तो गुजरात डेवलप्ड हो रहा है, अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उत्तराखंड में अच्छा डेवलपमेंट है, हिमाचल प्रदेश में अच्छा डेवलपमेंट है। क्या इतना ही अच्छा डेवलपमेंट नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स में है? आप मुझे बताइए, क्या इतना ही अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बिहार में देखने को मिल रहा है? तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक रीजनल डिवाइड भी क्रिएट कर रहा है, अनइवन डेवलपमेंट रीजनल डिवाइड क्रिएट कर रहा है। एक और जो समस्या बढ़ रही है हमारे यहाँ कि जो अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली हो है, पुणे है, एनसीआर है, यहाँ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ओवरलोडेड होते चले जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? जो अनइवन एरिया है, जो अंडर डेवलप्ड एरिया, वहां से माइग्रेशन हो रहा है दिल्ली का। आप कहीं के भी रहने वाले होंगे तो देखिएगा, आपके गांव के आपके बहुत सारे लोग दिल्ली चले गए होंगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, गुजरात चले गए होंगे, महाराष्ट्र चले होंगे, और वो वहां जाके उनके रिसोर्सेज पर ओवरबर्डनाइज्ड हैं। तो अगर हम देखें तो जो ये दिस अर्बन सेंट्रिक मॉडल जो है कि शहरों पे बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है। जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वो कहाँ पे? अराउंड मेट्रो सच एज एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई। इसके 2 कारण हैं, इससे 2 समस्याएं पैदा होंगी। एक तो आपका अनइवन बना रहेगा क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट नहीं है, और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है? इन रिसोर्सेज पर लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, एक चीज हमने और देखी है कि एक मिसमैच देखने को मिलता है, रिसोर्सेज इंडस्ट्री मिसमैच देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल दे ले, छत्तीसगढ़ को आप देख ले तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है,
झारखंड नहीं है, ये कुछ जगहों पे है। तो आज की डेट में अगर हमें बैलेंस ग्रोथ चाहिए, हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? हमें हर स्टेट के डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। आइए कुछ और पॉइंट को समझते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस अनइवननेस का कारण है, आखिर हम इतने दिनों में इसे क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। देखिए, सबसे बड़ा कारण है हिस्टोरिकल। आपने सुना होगा भारत में जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। उसके बाद कहाँ पहुंचे? बॉम्बे पहुंचे। उसके बाद वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ आया? कालीकट आया। तो आप देखिए कोस्टल पे एरिया डेवलपमेंट हो गया। फिर उन्होंने जहां जहां अपनी कैपिटल बनाई, जहां गवर्नर साहब रहते थे, वहां डेवलपमेंट हो गया। और वही डेवलपमेंट आज भी है। आज भी सूरत डेवलप्ड है, बॉम्बे डेवलप्ड है, गोवा डेवलप्ड है, कालीकट डेवलप है, उड़ीसा का कोई जगह डेवलप है, पश्चिम बंगाल डेवलप्ड है, दिल्ली डेवलप्ड है। तो आप कैपिटल देखिए, जैसे आप सपोज करो दिल्ली और दिल्ली से 200 किलोमीटर अंदर चले जाओ तो दोनों के डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। जहां दोनों के डेवलपमेंट में अंतर है, वहां दोनों जगह पे रहने वाले लोगों की पढ़ाई के लेवल में अंतर है, वहां दोनों लोगों के कंप्यूटर एजुकेशन में अंतर है, एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है। तो ये जो हिस्टोरिकल लिगेसी है, ये आज भी डबल डिवाइड का कारण बनी हुई है। अब हिस्टोरिकल लिगेसी को बने रहने दें या दूर करें? दूर करने का एक तरीका है कि इंडस्ट्रीज को इवनली क्या करें? मैनेज करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ज्योग्राफिकल बैरियर्स, जिसको हम बहुत हद तक नहीं बदल सकते, बट बाई ट्रांसपोर्टेशन बदल सकते हैं। सरकार कई सारी स्कीम्स भी ला रही है, जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इस तरह की स्कीम भी ला रहे हैं। अब हिमालय का टेरेन मैं मानता हूं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बहुत कठिनाई पूर्वक इंडस्ट्रीज को लगाया जा सकता है, बट अगर हम इन बैरियर को दूर करना चाहें तो भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। आज भी हम पावर शॉर्टेज नेशंस में काउंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट्स के तो मेजर गैप्स हैं, ऑल्दो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये गैप है और ये कारण है। कुछ ऐसी पॉलिसीज यूज होने लगी जिनसे रिजल्ट भी जो आया उसने भी गैप पैदा किया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने खूब पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेजॉरिटी में फायदा मिला वो कहाँ मिला? पंजाब में मिला, हरियाणा में मिला, वेस्टर्न यूपी में मिला, ईस्टर्न यूपी में गैप हो गया और वो गैप आज भी बना हुआ है। और एक जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं और गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी करती है, स्किल इंबैलेंस। आप एक रिपोर्ट पढ़िएगा, एसर रिपोर्ट, आप देखेंगे 90% इंजीनियर्स में बेसिक इंजीनियरिंग स्किल नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्होंने बैचलर्स किया और उसके बाद तैयारियां कर रहे हैं। आखिर स्किल डेवलप क्यों नहीं कर रहे हो? और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बावजूद भी लोगों का ध्यान वहां तक नहीं जा रहा है, और कई कई जगह पे तो सरकार भी गलती कर रही है। तो अब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, जो लेबर फोर्स है, इसको सही से अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो ये लास्ट 3-4 साल आपके पास और है। तो स्किल मिसमैच अगर रहेगा तो भारत 2047 में शायद ही डेवलप्ड नेशन बन पाएगा। तो आपको सब कुछ छोड़कर स्किल पर काम करना चाहिए, प्रोडक्शन स्किल पर काम करना चाहिए। हर नागरिक को इस चीज के लिए तैयार कर दें कि उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष हुनर हो। R&D पे खूब काम करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। इस डिस्पैरिटी का कुछ सीधा सीधा रिजल्ट देखने को मिलता है। आखिर कुछ जगहों पर रीजनल हायर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? कहीं पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप अगर ऐसा सोच लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में हैं, बस्ती में हैं, तो क्या आपको रोजगार मिलने के उतने ही अवसर हैं जो दिल्ली में हैं? क्यों भाग के दिल्ली जाना पड़ता है? ये रीजन ही इसका ये है। तो अलग अलग प्रदेशों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 17% हो चुका है। इसका कारण क्या है? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को तो हम इसमें जोड़ ले रहे हैं कि भैया तुम योग्य हो 100 रुपए कमाने के, लेकिन 10 रुपए कमा रहे हो तो भी हम तुम्हें रोजगार में मान रहे हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की बात, 17% लोगों को तो नौकरी मिल ही नहीं रही है, और ये रीजनल बहुत बड़ा वेरिएशन है। पर कैपिटा इनकम हम लाख सपने देख रहे हैं, बट आज भी कम बनी हुई है। ठीक बात है। रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अर्बन रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, जिसमें हम कई सारी चीजों को देख रहे हैं। अपने हेल्थ डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल एगोनी देख रहे हैं। तो ये सब रीजन है इसी डिस्पैरिटी का।
ठीक बात है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर इंडस्ट्रियलाइज एरिया, जहां पे डेवलपमेंट हो गया, दिल्ली में आप जाके देख लीजिए कि क्या डेंसिटी, मैन डेंसिटी रेशियो क्या है, और आप लखनऊ में देख लीजिए, और आप किसी किसी गांव में जाके देख लीजिए, तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंटल गैप और इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा 2047 का सपना क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ का सपना दूर होता जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सपना दूर होता जा रहा है। अगर हम कुछ करना चाहें तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहला, कोऑपरेटिव रिफॉर्म कर सकते हैं, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, सेंटर भी इस भावना के साथ काम करे कि हर राज्य उसका है, केवल कुछ राज्य उसके नहीं है। तो सेंट्रल स्टेट में जो फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वो बढ़ाना होगा, और उसकी दिशा किधर चेंज करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ करना होगा। जो स्टेट अच्छा करना चाह रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनको और इंसेंटिव्स आपको देने होंगे। लॉजिस्टिक अपग्रेड करने होंगे, आपको अच्छी ट्रेनों की कनेक्टिविटी देनी होगी, क्लियर। और पोर्ट्स डेवलप करने होंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करने होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। पीएम गति शक्ति लाइक योजनाओं को बढ़ाना होगा। एनर्जी रिलायबिलिटी बढ़ाना होगा, हमें अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस को बढ़ाना होगा। ठीक बात है। विकसित भारत का सपना बिना एनर्जी इंडिपेंडेंस हुए तो आप देख ही नहीं सकते हो, देख लो, सोचने लो, कर नहीं पाएंगे। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस पे काम करना ही होगा। अब एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए क्या काम करना है, क्या हम कर चुके हैं, कितना और करना बाकी है, इसको ही देखें तो कुछ दिनों पहले द हिंदू में ये पूरा पूरा आर्टिकल था, जिसको मैंने अपने इन वीडियोस में कवर किया हुआ है। और द लास्ट पॉइंट, स्किल हब पे आपको बनाना होगा, बहुत सारे टैलेंट पूल्स क्रिएट करने होंगे, स्किल्स पूल क्रिएट करने होंगे। और अब फाइनल पॉइंट, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको एड्रेस किया हुआ है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज की फॉर मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर भारत को तुम ग्रो कराना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ही पड़ेगा, उत्पादन में इसको चाइना जैसा लाना पड़ेगा, और अगर ये करना है तो रीजनल डेवलपमेंट भी क्या करना होगा, करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में ये सीधे सीधे अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, निबंध के तौर पे भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, मेंस आंसर राइटिंग में भी आ सकता है। अब इसी के आगे कमेंट लिख दिया, क्रिटिकल एनालाइज लिख दिया, तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल का अनइवन डेवलपमेंट क्यों है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, और क्यों दूर करना बहुत जरूरी है। हम लोग इस पूरी सीरीज में ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, और जो भी न्यूज़पेपर्स, लीडिंग न्यूज़पेपर, उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं उनको बहुत समरी वाइज डिस्क्राइब करते हैं। आप इनकी समरी समझ सकते हैं, और इसका यूपीएससी मेंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं।